अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी देखेंगे। हम देखेंगे डिप्लॉइड नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को देखेंगे, यानी क्रोमोसोम के पार्ट्स कौन से हैं जिसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमेटिड्स को देखेंगे। उसके बाद सेटेलाइट डीएनए क्या होता है, कैरियोटाइप क्या है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स पे आएंगे जिसमें हम देखेंगे डीएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके बाद कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉइलिंग ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम, सुपर कॉइलिंग, न्यूक्लियोसोम्स क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में। ये सारी चीज़ें इन डिटेल इस लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्रोमोसोम्स and DNA. Chromosomes and DNA. स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक धागा नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर नज़र आते हैं डिवाइडिंग सेल में। नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम्स ब्रेक होकर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको 1882 में डिस्कवर किया था एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडीज़ द एम्ब्रियोलॉजी, द पर्सन हु स्टडीज़ द डेवलपमेंट। इनका नाम था वाल्टर फ्लीमिंग, जिन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था 1882 में। वाल्टर फ्लीमिंग जो हैं ये सेलेमेंडर लार्वी को स्टडी कर रहे थे, सेलेमेंडर लार्वी को। स्टूडेंट्स, लार्वा क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म की वो इमेच्योर स्टेज जो एडल्ट स्टेज से मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है, दिखने में अपेरेंटली डिफरेंट होती है, उसको लार्वा कहते हैं। ये विरोशियस फीडर होता है, ये बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है और उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो सेलेमेंडर एक लिजर्ड लाइक एम्फीबियन है एम्फीबियन लेकिन छिपकली नुमा होता है, तो इसको सेलेमेंडर लार्वी। चूँकि मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग सेल में नज़र आते हैं, तो जो लार्वा होता है उसमें बड़ी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उसके सेल्स की रैपिड डिवीजन हो रही होती है। इसलिए वाल्टर फ्लीमिंग ने इनको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया 1882 में सेलेमेंडर लार्वी में। उसके बाद ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में नज़र आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं यानी बैक्टीरिया के सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें क्रोमोसोम्स भी नहीं होते। उनके सेंटर में एक न्यूक्लियाइड होता है, एक क्रोमेटिन बॉडी होती है, क्रोमेटिन रीजन होता है जिसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, वो होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आप समझ लें। हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिप्लॉइड नंबर। डिप्लॉइड नंबर क्या होता है? हर स्पीशी में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशी में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं और ये फिक्स होते हैं उस स्पीशी के लिए, इसको डिप्लॉइड नंबर कहते हैं। एक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स हैं, यानी टोटल इंसान में 46 क्रोमोसोम्स हैं। इंसान के तमाम सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसको डिप्लॉइड नंबर कहते हैं। ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इनमें से एक सेट हमारे मदर से है, एक सेट हमारे फादर से है। लेकिन जो सेक्स सेल्स होंगे या जर्म लाइन सेल्स, जैसे स्पर्म्स मेल में, ओवा फीमेल में, इनमें हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि ये जर्म लाइन सेल्स मियासिस के प्रोसेस से बनते हैं, जो रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर का यानी क्रोमोसोम्स की तादाद का ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे पेंसिलियम फंगस, जिसको आप ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जिससे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने पेंसिलिन बनाई थी, इसमें जस्ट 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 1 पेयर यानी जस्ट 2 क्रोमोसोम्स। कुछ फंड्स हैं, फंड्स क्या हैं? ए स्पर्मेटोफाइट्स, ये वो सीड्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो नॉन सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं, ए स्पर्मेटोफाइट्स। कुछ फंड्स हैं जिनमें 500 पेयर्स तक क्रोमोसोम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, समझ आई? यानी जानदार की बॉडी साइज़ का नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के साथ कोई रिलेशन
नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसा कि फ्रॉग है। फ्रॉग जो है इसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं 13 पेयर्स की शक्ल में। जो मॉस्कीटो है, मच्छर है, इसमें 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। कार्न, मकई जो है, इसमें 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो शुगर केन है, गन्ना, इसमें टोटल 80 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरीके से माउस जो है, चूहा जो है, उसमें 40 क्रोमोसोम्स हैं। ये डिफरेंट स्पीशीज़ की डिप्लॉयड नंबर आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, ईच क्रोमोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्रोमोसोम मिसिंग हो या एक्स्ट्रा हो तो एबनॉर्मल इंडिविजुअल पैदा होगा, या वो एबनॉर्मल होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट भी मिसिंग हो जाए, एक हिस्सा अगर ना हो, तो उससे भी इंडिविजुअल के लिए सीरियस कंसिक्वेंसेस, संजीदा नताइज पैदा हो जाते हैं। समटाइम्स इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस पहले 2 पैराग्राफ्स में हमने देखा डिस्कवरी और हमने देखा डिप्लॉयड नंबर क्या होता है। हमने डिफरेंट स्पीशीज़ का डिप्लॉयड नंबर देखा। इस डिप्लॉयड नंबर को 2n से डिनोट करते हैं, यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, आगे जो हेडिंग है हमारी बुक में वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के पार्ट्स कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डीएनए के बारे में थोड़ा सा बता दूं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली न्यूक्लियस में या सेल्स में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। क्रोमोसोम्स जो हैं ये 2 चीज़ों के बने होते हैं, एक डीएनए जो कि 40% होता है और एक हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि 60% होती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि डीएनए क्रोमोसोम के कंपोनेंट हैं, एक पार्ट हैं, ठीक है, एक मेजर पार्ट है। क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हम देखेंगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिएगा। क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं। चूँकि क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बन जाते हैं। तो डिवाइडिंग सेल में जब ये नज़र आते हैं तो ये 2 धागे नज़र आएंगे जो एक पॉइंट पे अटैच्ड होंगे। ये एक दूसरे के, ये एक धागा और ये दूसरा धागा, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्योंकि ये एक दूसरे की रेप्लिका हैं, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं। ये हर जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइडिंग फेज़ या माइटोटिक फेज़ से पहले इंटरफेज़ आती है। इंटरफेज़ की एस फेज़, G1S G2 फेज़, एस फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़, उस दौरान ये क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। ये एक क्रोमोसोम था, इसके साथ एक और बन गया, ताकि माइटोटिक फेज़ में जब ये अलग अलग हों, क्योंकि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनने हैं तो उन दोनों को एक जितना जेनेटिक मटेरियल देना है, तो ये एक क्रोमोसोम है और दूसरी इसके साथ इसकी कॉपी है, रेप्लिका है। इन दोनों को the exact copies of each other, the replicas of each other which are attached at a point called as centromere are called as chromatids। इसका दूसरा पार्ट स्टूडेंट इसमें सेंट्रोमेयर, सेंट्रल मेयर यूनिट को कहते हैं, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में क्या फ़र्क है। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है 2 क्रोमेटिड्स का, जहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन्स, जहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान काइनेटोकोर फाइबर्स आकर अटैच्ड होते हैं और एक क्रोमेटिड को एक एंड पे, दूसरे क्रोमेटिड को दूसरे एंड पे ले जाते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। ये सेंट्रोमेयर की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, इसको सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब नैरो रीजन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वो तमाम क्रोमोसोम्स में नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है और उसके ऊपर कुछ डीएनए। दिस इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको सेंट्रोमेयर भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, राइट। दिस इज द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन।
ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऊपर जो डीएनए है इसको सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सेटेलाइट डीएनए मैं ज़रा डिटेल में बताता हूँ। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा क्रोमोसोम पर किसी सेंट्रोमेयर के अलावा किसी पॉइंट पे नैरो रीजन होगा जो लाइटर स्टेन होगा, जिसको अगर स्टेन किया जाए फ्यूल्जन स्टेन होता है जिसके साथ हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं। तो ये जो रीजन है ये सही स्टेन नहीं होगा, इसकी स्टेनिंग लाइट होगी, ये ज़रा नैरो यानी तंग रीजन होगा। इस इलाके को NOR भी कहा जाता है। NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। बेसिकली ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में वो डीएनए होता है जिससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। हमें मालूम है कि डीएनए से तीनों किस्म के आरएनए बनते हैं। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला है इससे राइबोसोमल आरएनए बनता है और ये न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क रीजन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसकी जमा है न्यूक्लियोलाई। तो ये जो न्यूक्लियोलाई वाले रीजन है ना वो इस रीजन से बनते हैं। ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी इसको बोलते हैं। जब एनाफेज हो रही होती है तो देखना हो प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वो जगह है जहाँ पे काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच्ड हुए हुए होते हैं। दूसरी जो रीजन होता है उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये NOR जो है ये तमाम क्रोमोसोम्स में नहीं होता। ये हर स्पीशी में NOR की तादाद, नंबर ऑफ NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कितने होते हैं, जितने न्यूक्लियोलाई होते हैं। अब इंसान में 10 न्यूक्लियोलाई हैं एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ये 10 नंबर ऑफ NORs होते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंस भी प्राइमरी है। और क्रोमेटिड्स ये पार्ट्स ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स डीएनए की अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, बल्कि डीएनए नहीं सॉरी क्रोमोसोम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हम क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं साइज़ के लिहाज से, यानी बड़ा क्रोमोसोम, छोटा क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट है, क्रोमोसोम नंबर 22 स्मॉलेस्ट है। तो ये है साइज़ के एतबार से। दूसरा स्टेन्स के लिहाज से, स्टेनिंग के लिहाज से, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये कंस्ट्रक्शन रीजन जो है ये लाइटर स्टेन होता है, दूसरा डार्क। स्टूडेंट एक बात नोट करें, क्रोमोसोम का नाम ये क्यों रखा गया? क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, रंगदार, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये वाल्डर फ्लीमिंग ने जब इन्हें डिस्कवर किया, इनके ऊपर फ्यूल्जन स्टेन इस्तेमाल किया। फ्यूल्जन स्टेन से ये डार्कली स्टेन्ड हुए, सो इनका नाम पड़ा क्रोमोसोम्स, यानी कलर्ड बॉडीज़। ठीक है, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा सेंट्रोमेयर पोजीशन के लिहाज से, ये अभी हम आगे चल के देखते हैं क्रोमोसोम्स की टाइप, टीलोसेंट्रिक हो सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक। ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्म्स की लेंथ कितनी है अराउंड सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द आर्म्स की लेंथ कितनी है उसके लिहाज से इनकी, और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी इनकी क्लासिफिकेशन की। ये कई लिहाज से क्लासिफिकेशन की जा सकती है क्रोमोसोम्स की। स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन है कैरियोटाइप। कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं टाइप। कैरियोटाइप क्या है? अगर हम ह्यूमन के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को निकाल कर अरेंज करें साइज़ के एतबार से, तो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, देन क्रोमोसोम नंबर 2, देन क्रोमोसोम नंबर 3। इसी तरीके से 22 क्रोमोसोम विल बी द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। और जो 23rd पेयर होगा उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, जो कि फीमेल में XX और मेल में XY होता है। एक अरे ऑफ क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर अरे इंसान के हमें हासिल होगी, इसको कैरियोटाइप कहते हैं। ये दूसरी स्पीशीज़ से मुख्तलिफ होगा, माउस से डिफरेंट होगा, ये फंजाई से डिफरेंट होगा, ये फन से डिफरेंट होगा, ये कान से डिफरेंट होगा, फ्रॉग से डिफरेंट होगा, यानी इसको कैरियोटाइप कहते हैं। ये एक स्पीशी का खासा होता है। तो व्हाट इज़ कैरियोटाइप? अ पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अ स्पीशी हैव इज कॉल्ड एज the karyotype. In karyotype we can arrange the chromosomes with means different on the different basis, for example with respect to size, with respect to staining properties etc. तो ये था स्टूडेंट्स कैरियोटाइप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइटल है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंपोजिशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के हवाले से। क्रोमोसोम्स की
कंपोजिशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स दो चीज़ों के बने होते हैं। एक डीएनए, डीएनए कितना होता है 40%, और दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं क्रोमोसोम्स में? हिस्टोन्स या हिस्टोन प्रोटीन्स, ये 60% होती हैं। यानी मेजर कंपोनेंट हिस्टोन्स हैं और माइनर कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट या सेकंड मेजर कंपोनेंट कौन सा है? वो है हिस्टोन्स। ये मिटाना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इन दो चीज़ों के अलावा क्रोमोसोम्स के साथ तीसरी चीज़ जो अटैच्ड हो सकती है वो आरएनएज हैं। आरएनएज, आप सोचेंगे आरएनएज क्यों? क्रोमोसोम का पार्ट है? ये पार्ट नहीं है। बेसिकली क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तीनों किस्म के आरएनएज डीएनए से बनते हैं, तो तीनों किस्म के आरएनएज का डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर है, इसलिए इनके साथ अटैच्ड कुछ आरएनएज भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम जो है, एक ह्यूमन टिपिकल क्रोमोसोम, एक इंसान का कोई एक मखसूस क्रोमोसोम, यहाँ पे टिपिकल क्रोमोसोम से क्या मुराद है आप समझ लें। टिपिकल से मुराद ना लार्जेस्ट ना स्मॉलेस्ट, कोई एक क्रोमोसोम, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक पेंटोज शुगर है जो कि डीएनए के मामले में डीऑक्सीराइबोज होती है, कार्बन 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस होती है अटैच्ड, जो कि हो सकती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप होता है। इसको डीऑक्सीराइबोज इसलिए कहते हैं कि इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर सॉरी स्टूडेंट्स, OH की बजाय H प्रेजेंट होता है। राइट, मैं डिटेल ही बना रहा। 3 कंपोनेंट्स हैं, एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस जो कार्बन नंबर 1 पेंटोज शुगर के, और एक फास्फेट ग्रुप है। ये 3, इनको एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक ह्यूमन टिपिकल क्रोमोसोम में। ये कितने बनते हैं? 1.4 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स। इनके ऊपर जो जीन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसे एक किताब की शक्ल में लिखना चाहें तो हमें 280 बुक्स चाहिए होंगी, हर बुक के 1000 पेजेस चाहिए होंगे, और हर पेज पर 500 वर्ड्स लिखे जाएंगे, और 1 वर्ड इक्वल टू होगा 1 न्यूक्लियोटाइड के। स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के डीएनए में होती है। अगर हम एक जो टिपिकल क्रोमोसोम है उसका डीएनए निकाल के अरेंज करें तो ये 5 सेंटीमीटर बनता है। 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, याद रहे, सेल एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, फिर उसमें मज़ीद छोटा न्यूक्लियस है, और फिर उसमें 46 क्रोमोसोम है। हम एक क्रोमोसोम के डीएनए की बात कर रहे हैं। एक जो क्रोमोसोम होता है, मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में सिंगल डीएनए होता है, 1 स्ट्रैंड होता है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड, यानी 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक रन करता है। मिसाल के तौर पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू होगा डीएनए और यहाँ तक होगा, इधर से इधर तक एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक ही धागा होगा, ये याद रखना है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक कंटिन्यूस, बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, बीच में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। डीएनए का एक कंटिन्यूस धागा होगा जो एक एंड से दूसरे एंड तक रन करेगा। ठीक है जी। तो ये 46, ये कुदरत का मार्वल है, ये कुदरत का उजूबा है, ये वंडर है कि इतनी छोटी स्पेस में इतने ज़्यादा क्रोमोसोम, इतना ज़्यादा डीएनए कैसे समा सकता है। ये कॉइलिंग होती है, ये सुपर कॉइलिंग होती है। हम देखेंगे ये कॉइलिंग कैसे होती है। यानी एक छोटी सी जगह पे इतना ज़्यादा क्रोमोसोम कैसे समा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट हम देखेंगे, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम, ये देखेंगे क्या होता है। बेसिकली आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा है, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स 8 प्रोटीन्स होती हैं और 8 हिस्टोन्स के गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स वाला
डीएनए रैप हुआ हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है, इसको एक न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। व्हाट इज वन न्यूक्लियोसोम? एवरी 200 nucleotides of DNA wraps around 8 histone proteins and make a structural unit called as nucleosome. Students, न्यूक्लियोसोम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्रोमोसोम ड्रा करना होगा। ये एक क्रोमोसोम है। स्टूडेंट्स, मैं इस क्रोमोसोम को यहाँ से इतना ब्रेक करता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद कॉइल्स होंगे, सुपर कॉइल्स विद इन कॉइल। ये सुपर कॉइल्स हैं, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं। बात समझ आई? ये सुपर कॉइल्स है। अगर मैं इसका इतना छोटा सा हिस्सा अगर इनलार्ज करके देखूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो मुझे इसमें इस तरीके के क्रोमाटिन फाइबर्स नज़र आएंगे। क्रोमाटिन फाइबर्स नज़र आएंगे, ये क्रोमाटिन फाइबर्स हैं। अगर मैं इसे एक फाइबर को देखूं तो ये एक फाइबर है। इस फाइबर में इतनी जगह अगर मैं इनलार्ज करके देखूं तो मुझे न्यूक्लियोसोम नज़र आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा हुआ डीएनए का 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर लिपटा हुआ डीएनए का धागा होगा। ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर डीएनए है और ये हिस्टोन्स हैं। स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आमतौर पे प्रोटीन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन्स पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें बेसिक एमाइनो एसिड्स जो कि 3 है, एक है लाइसिन, एक है आर्जिनिन और एक है हिस्टिडीन। ये जो पहले 2 है ना बेसिक एमाइनो एसिड, लाइसिन आर्जिनिन, वो अबंडेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में। अब बेसिक एमाइनो एसिड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इनमें अमोनिया होता है NH3 और जब वो अटैच होता है तो N पे प्लस चार्ज आ जाता है। अमोनिया एक बेस है तो प्लस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव है। और डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज होता है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, और हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इनका ये जो बंधन है ये बड़ा मजबूत होता है। तो देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये मिल के क्रोमाटिन फाइबर बनाएगा। क्रोमाटिन फाइबर्स कॉइल होंगे, ये सुपर कॉइलिंग होगी और ये सुपर कॉइल मिल के एक क्रोमोसोम बनेगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पे हमने देखनी है, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है या सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। अभी हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जब देखी थी तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा से आपको ड्रा करके दूँ, ये है, इसके ऊपर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और ऊपर ये है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ये भी आपको बताऊंगा, जिसको आप सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है हम इस टॉपिक में ये भी देखेंगे। हम देखने जा रहे हैं फ़र्क हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, हेट्रो मीन डिफरेंट, क्रोमाटिन ये वो क्रोमोसोम्स का पार्ट है जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल में भी, नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे भी ये क्या रहता है, ये फोल्डेड रहता है, ये कंडेंस्ड रहता है, ये ओपन अप नहीं होता, डू नॉट ओपन अप। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वो हिस्सा है क्रोमोसोम का जो नॉन कोडिंग है, जो नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग मीन इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती, तो ज़ाहिर है इसने एक्सप्रेस नहीं होना, इसने बंद ही रहना है, इसने क्लोज रहना है। इसको हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। डीएनए की दूसरी किस्म या क्रोमोसोम की दूसरी किस्म यूक्रोमाटिन। यू मीन ट्रू, हेट्रो मीन डिफरेंट, क्रोमाटिन मीन क्रोमाटिन। ये जो यूक्रोमाटिन है ये नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या हो जाता है, ये डीकंडेंस हो जाता है। मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा डीकंडेंस हो जाता है, ये ब्रेकअप हो जाता है, ये क्रोमाटिन में कन्वर्ट हो जाता है, बारीक फाइबर्स में टूट जाता है, क्योंकि इसके जीन्स ने क्या होना होता है, एक्सप्रेस होना होता है। अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब आपको मालूम है, डीएनए जीन्स, प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से क्या बनेगा,
जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन्स बनेगी। ये वो पार्ट है क्रोमोसोम का जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और ये वो जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। स्टूडेंट, सेटेलाइट डीएनए क्या है? बेसिकली ये हेट्रोक्रोमाटिन होता है, इसको जंक डीएनए कहते हैं, इसको नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है, हमारा जो वाई क्रोमोसोम है ना, उसका जो स्मॉलर आर्म होता है उसके ऊपर भी कुछ सेटेलाइट क्रोमोसोम पार्ट होता है, जो कि कहा जाता है कि जो कि ऑटोसोमल है, जो ऑटोसोम से ट्रांसलोकेट करके यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये सेटेलाइट डीएनए, इसको सेटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये वो पार्ट है डीएनए का जो कि नॉन कोडिंग है, जिसमें वो जीन्स हैं जो कि वेस्ट जीन्स हैं, जो कि जंक जीन्स हैं, जो कि नॉन फंक्शनल हैं, जो कि कोई प्रोटीन्स नहीं बनाती। स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में बहुत डिटेल में चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, क्रोमोसोम का मतलब क्या है, डीएनए का मतलब क्या है, डिप्लॉइड नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की टाइप्स देखी हैं। क्रोमोसोम टाइप के लिहाज से 4 किस्म के होते हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्रोमोसोम्स की टाइप्स मेरा ख्याल है मैं मिस कर गया हूँ, चले मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। क्रोमोसोम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के लिहाज से 4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं टीलोसेंट्रिक, देखिए ये क्रोमोसोम है और उसका सेंट्रोमेयर एक एंड पर है, टेल को बोलते हैं, एंड पे है, इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। दूसरी किस्म है एक्रोसेंट्रिक, क्रोमोसोम का ये क्रोमोसोम है और इसका नियर टिप है, इसका सेंट्रोमेयर नियर टिप, इसका सेंट्रोमेयर टिप पर है, इसका नियर टिप है। ये दोनों जब होगी एनाफेज होगी तो उस दौरान ये आई की शेप इख्तियार करेंगे, दोनों। तीसरे हैं जी सब मेटासेंट्रिक, ये वो क्रोमोसोम्स हैं जिनका ये जो सेंट्रोमेयर है ये सेंटर के करीब होता है, और ये जो है ये जे शेप इख्तियार करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। और आखिरी हैं जी मेटासेंट्रिक, जिनका जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल सेंटर पर होता है और ये वी शेप इख्तियार करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखें, टाइप्स हैं 4। टीलोसेंट्रिक, द सेंट्रोमेयर इज एट टिप ऑफ द क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक, द सेंट्रोमेयर इज नियर द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। दे बोथ adopt or become the shape of eye during the anaphase of cell division. Submetacentric, the centromere is near the center. Metacentric, the centromere at the center. This submetacentric gets the shape of J and this metacentric gets the shape of V during the anaphase. मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, एनाफेज के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट एंड पे जा रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर है तो ये वी शेप इख्तियार करेंगे, ये मेटासेंट्रिक, और जो ये होंगे ये आई शेप इख्तियार करेंगे। ठीक है जी, ये अपोजिट एंड की तरफ जब जा रहे होंगे। ये टाइप्स देखी, कंपोजिशन देखा, डीएनए स्टोन्स के बने होते हैं, हमने 140 मिलियन इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं टिपिकल क्रोमोसोम में। नेक्स्ट हमने देखा स्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, आर्जिनिन लाइजीन जो कि बेसिक एमाइनो एसिड है उनकी वजह से, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, सो इनकी बड़ी बनती है। कॉइलिंग देखी, सुपर कॉइलिंग देखी, न्यूक्लियोसोम्स देखे, हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन देखा। और इसके साथ ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का, वो हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, हमें कमेंट करके इनकरेज भी किया करें, हमें बताया करें कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा है, इसमें कोई कमी बेशी कहीं पर है तो वो इंडिकेट किया करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब